अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिफ हमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2020 डिस्कस करूंगा। यह पेपर बेसिकली 11 अक्टूबर 2020 को हुआ था। तो इसमें 50 MCQs आए थे, 30 इसमें अबाउट द एजुकेशन के बारे में थे, प्रोफेशनल एजुकेशन, और 20 MCQs इंग्लिश के थे। तो मैं आपसे जस्ट इकोनॉमिक्स के 50 MCQs डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिकली 2 वीडियोस हैं। फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में मैं आपसे पहले 25 MCQs डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और पार्ट 2 इसका जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं आपसे रिमेनिंग 26 से 50 MCQs डिस्कस करूंगा। Let's start the first MCQs. An economy that allocated resources by the decentralized decisions of many firms and household in the economy. This kind of economy based upon. अब ये वर्ड यहाँ पे decentralized है। अब अगर centralized वर्ड होता, इसका मतलब ये होना था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, यानी सेल्फ विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फर्म्स और हाउस होल्ड जो इकोनॉमी में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहला जी मार्केट फोर्स, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऑल ऑफ दीज। अब मार्केट फोर्स में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई होता है, यानी फर्म्स होती हैं जो चीज़ों की सप्लाई करती हैं, और डिमांड होती है कंज्यूमर की तरफ से जो चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका ये मार्केट फोर्स होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मार्केट फोर्स है। सोशलिज्म वो निज़ाम होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी रिमेन्स न्यूट्रल, यानी मनी रियल वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं करती। मनी न्यूट्रल मीन्स कि जो है हमारे जो रियल वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको इफेक्ट नहीं करती। तो मनी जस्ट नॉमिनल वेरिएबल्स को इफेक्ट करती है। तो क्वेश्चन है, द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी रेफर टू द फैक्ट दैट एन इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी स्टॉक, यानी अगर नॉमिनल मनी स्टॉक में इजाफा हो जाए, इज कंप्लीटली ऑब्जॉर्व्ड बाई। तो ये मुकम्मल तौर पे किस में आएगा? देखें, प्राइसेस, वेजेस, मनी, नॉन ऑफ दीज। तो मुकम्मल तौर पर ये प्राइसेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो लोगों के पास ओवरऑल पैसा ज़्यादा होगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो चीज़ें तो वही रहेंगी आपकी, आउटपुट रिमेन सेम, आउटपुट सेम रहेगी और प्राइसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से कि जो मनी सप्लाई है वो आउटपुट यानी हमारा रियल वेरिएबल इसको इफेक्ट नहीं कर रही, बल्कि जो नॉमिनल वेरिएबल है वो नॉमिनल वेरिएबल प्राइस को इफेक्ट कर रही है। तो यहां पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गेव फर्स्ट आइडिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी हम लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं। तो ये जो नेगेटिवली स्लोप्ड है ये डिमांड कर्व होती है, यानी ये कंज्यूमर चीज़ों को डिमांड करते हैं खास प्राइस पे, और जो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है ये सप्लाई कर्व होती है, और ये फर्म्स की तरफ से होती है, ये कंज्यूमर्स की तरफ से होती है। अब इनका यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यानी इस प्राइस पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो ये आइडिया किसने दिया था? तो पहला है जी मार्शल।
तो ये मार्शल ने ही सप्लाई और डिमांड का आइडिया दिया था। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सेस, तो से का जो लॉ है वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो लिहाजा से लॉ नहीं है। से ने जस्ट सप्लाई की बात की है, यानी ये सप्लाई साइड को डिस्कस किया है, तो ये से लॉ नहीं है बल्कि ये मार्शल है। प्रोफेसर मार्शल ने डिमांड और सप्लाई का फर्स्ट जो है ना वो कंसेप्ट दिया है। तो इलास्टिसिटी के भी जितने कॉन्सेप्ट हैं ये भी मार्शल के कॉन्सेप्ट हैं। 4 पे मूव करते हैं। हु कर्व स्लोप इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। पहले जी इंडिफरेंस कर्व। अब आपको पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये देखें, ये IC कर्व है, ये X है, ये Y है। जो इसकी स्लोप है इसको हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा इंडिफरेंस कर्व तो नहीं होगा। दूसरा है जी आइसो कॉस्ट लाइन। अब आइसो कॉस्ट लाइन बेसिकली क्या होती है, हमारे पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। अब जो लेबर की प्राइसेस हैं और कैपिटल की प्राइसेस हैं वो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होती है, यानी लेबर के वेजेस और कैपिटल का इंटरेस्ट, ये हमारी क्या होती है, कॉस्ट लाइन होती है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारा सपोज लेबर है, यहाँ पे हमारा कैपिटल है। तो ये जो लाइन है ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, ये वाली। तो इसकी स्लोप होती है P ऑफ X, P ऑफ कैपिटल ओवर P ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल। तो लिहाजा इसकी स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। इसी तरह आइसो क्वांट की हम बात करते हैं। हमारा जो आइसो क्वांट है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारा लेबर है X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे हम कैपिटल लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये आइसो क्वांट कर्व, यानी इसको I को बोलते हैं। तो इसका जो स्लोप होता है यानी ये, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। तो लिहाजा यहाँ पे C ऑप्शन राइट है, MRTS आइसो क्वांट में होता है। अब जो बजट लाइन है, बजट लाइन होता है कि हमारे पास जो प्राइस ऑफ X, कमोडिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y, Y कमोडिटी इज इक्वल टू ये हमारी टोटल इनकम होती है या हमारा टोटल बजट होता है। तो जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो आइसो क्वांट के लिए यूज होती है और जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के लिए यूज होती है। तो इसका मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पर बजट लाइन ये वाली बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये कंज्यूमर है। अब फर्म इक्विलिब्रियम कहां पे होगी, जहां पे यहां पे लेबर, ये कैपिटल है, जहां पे आइसो कॉस्ट लाइन यानी फर्म की कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन जो लेवल है IQ, जहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां फर्म या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ हम मूव करते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज बेनिफिशियल वन इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। अब देखें कि जब आप करेंसी की डीवैल्यूएशन करते हैं, तो जब करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको हमारी चीज़ें सस्ती लगती हैं, उनको डोमेस्टिक गुड्स सस्ती लगती हैं। जब उनको डोमेस्टिक गुड्स सस्ती लगती हैं तो वो उनकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं,
जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अब ये किस सेंस में होगा? अगर लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो फिर वो डीवैल्यूएशन का आपको फायदा कोई नहीं होगा। अगर गुड्स लेस देन 1 है तो फिर लेस इलास्टिक गुड्स हैं, फिर आपको करेंसी की डीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं होगा। बेनिफिशियल उस वक्त है जब इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, यानी जब गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो डीवैल्यूएशन करने की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेनर कस्टमर्स हमारी गुड्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमें डीवैल्यूएशन करने का बेनिफिट होगा। तो अगर लेस देन 1 है तो फिर वो हमारी गुड्स की तरफ ट्रांसफर नहीं होंगे, तो लिहाजा यहां पे बी ऑप्शन राइट है। 6 MCQs है। व्हेन MPC is equal to 0.9 and APC 0.8 then what will be the multiplier? अब APC का कोई काम नहीं है, ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो मल्टीप्लायर का सिंपल फार्मूला क्या है? 1/1 माइनस MPC, ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है। स्मॉल केस इसको प्रेजेंट करते हैं, तो वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस MPC की वैल्यू 0.9 है, तो ये आ गया 1/0.1, तो ये क्या आ गया 10। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी बी ऑप्शन में। 1 को 0.1 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है, तो यहाँ बी ऑप्शन इज राइट है। Who proposed the empirical relationship between unemployment and losses in the country's production? अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल जीडीपी कहा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का नेगेटिव रिलेशंस ओकन्स लॉ कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का जो नेगेटिव रिलेशन है वो ओकन्स लॉ है, AM ओकन्स ने दी है। अकॉर्डिंग टू ओकन्स अगर हम 1% ऑफ जीडीपी इंक्रीज करेंगे, 1% जीडीपी इंक्रीज करेंगे तो 2% अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी 1% जीडीपी कम होने से ज्यादा होने से 2% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये ओकन्स लॉ है। अब जो फिलिप्स लॉ है, फिलिप्स ने बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये अच्छी तरह याद रख लेना है कि फिलिप्स कर्व होती है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप, और ओकन्स होता है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का रिलेशनशिप। तो ये दो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बाज़ दफा, तो इनको अच्छी तरह आपने याद कर लेना, और पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं। 8 MCQs की तरफ मूव करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे एंड द प्राइस दैट दे हैव विलिंग टू पे, यानी अब इसमें मैं पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी करवाना चाहता हूं। तो इकोनॉमिक सरप्लस क्या होता है? ये इकोनॉमिक सरप्लस दो तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस वो होता है जिसमें कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो जाए, उसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। यानी अगर वो इक्विलिब्रियम उसका अगर 10 पे बन रहा है और वो 50 पे करने के लिए एग्री हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस, यानी मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर पे कर सके उसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम कीमत पर, जिस कीमत पर फर्म या प्रोड्यूसर अपनी गुड सेल करने पर एग्री हो जाए उसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। अब ये डायग्राम देखें, आपको ये पता है कि ये जो रेड कलर में है ये आपकी डिमांड कर्व है, और जो ब्लू कलर में है वो सप्लाई कर्व है, और ये बी पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बेंचमार्क पॉइंट है। अब देखें ये इक्विलिब्रियम, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा पे करने के लिए विलिंग हो जाए तो ये सारा होगा कंज्यूमर सरप्लस।
ये कंज्यूमर सरप्लस है। यानी ये जो एरिया है जिसमें मैं क्रॉसिंग कर रहा हूं, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो मैक्सिमम सपोज वो ये प्राइस पे कर सकते हैं, ये इसको आप E1 कह लें। अब देखो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? मिनिमम प्राइस जिस पर प्रोड्यूसर अपनी चीज सेल करने पर एग्री हो जाए उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये सपोज है E2, ये वो मिनिमम प्राइस है जिस पर प्रोड्यूसर अपनी चीज को सेल करने पर एग्री हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे एंड द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे। तो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर सरप्लस होगा। यानी कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो यानी इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो वो पे कर सकता है मैक्सिमम प्राइस। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। 9 है, अ टीवी सेट परचेज फ्रॉम अ रिटेल स्टोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब टीवी सेट जो आप रिटेल शॉप से खरीद लेते हैं यानी फाइनल गुड है वो आपकी, ये क्या है? फाइनल गुड। देखें अगर आप इसको किसी फैक्ट्री से खरीदेंगे तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। अगर आप फाइनल शॉप से खरीद लेते हैं तो ये आपका फाइनल गुड में होगा। 10 की तरफ मूव करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स। अब आपको पता है जीडीपी डिफ्लेटर होता है द रेशो ऑफ नॉमिनल ओवर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल और रियल जीडीपी की जो रेशो होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी जीडीपी डिफ्लेटर होगी। अब ये जो बेस ईयर हम जो कर रहे हैं रियल में, तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन हम निकाल रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली हमारी इन्फ्लेशन निकलती है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी सीपीआई में निकाली जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारी इन्फ्लेशन को मेजर करती है और सीपीआई हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है ना वो शो करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका डिफरेंस देख लें। सीपीआई इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स दैट मेक्स अप, यानी ये बास्केट है, इस बास्केट के अंदर जो मुख्तलिफ गुड्स हैं उनकी जो एक्यूरेट क्वांटिटी है उसको हम सीपीआई बोलते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इसको इम्प्लिसिट प्राइस भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? बेसिकली रेशो होती है यानी करंट और बेस ईयर की, तो इसलिए इसको इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंस है। 11 एमसीक्यूज है। व्हेन नेशनल आउटपुट राइजेस 20%, यानी आपकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो 20% हो रही है, वाइल एट द अदर हैंड इन्फ्लेशन राइजेस 10%, इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 10% बढ़ रही है, तो आपकी जीडीपी ग्रो करेगी या नहीं करेगी? तो अल्टीमेटली आपकी जीडीपी ग्रो करेगी, क्योंकि फिर भी तो आपकी 10% ज्यादा जो है ना ग्रोथ हो रही है। तो इसमें ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ राइज, कि जब जीडीपी ज्यादा हो इन्फ्लेशन से तो आपकी इकोनॉमिक रियल टर्म में ग्रोथ हो रही है। 12 एमसीक्यूज है। व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीज, यानी आपको देखें ये मैं थोड़ी सी एग्जांपल पहले ये डायग्राम से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ये सपोज आपकी इनिशियल बजट लाइन है, सपोज ये है, ये इनिशियल बजट है, और एक्स पे कोई इंफीरियर गुड है और वाई पे नॉर्मल गुड है। जब एक्स डिक्रीज हो जाती है यानी इंफीरियर गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो आपकी ये बजट लाइन रोटेट कर जाएगी, ये देखें इस तरह। और पहले देखो कंज्यूमर ये पॉइंट यूज कर रहा था, ये वाला। अब क्या करेगा? नॉर्मल गुड के केस में वो ये पॉइंट चूज करेगा, यानी बहुत ज्यादा एक्स कमोडिटी को इंक्रीज कर देगा। लेकिन इंफीरियर गुड में वो ये पॉइंट चूज करेगा, ये वाला, ये पॉइंट जो एफ है ये चूज कर लेगा। अब ड्यू टू द कंपनसेशन इफेक्ट ये क्या हो जाएगी? आपकी ये बजट लाइन नीचे को शिफ्ट हो जाएगी, तो कंज्यूमर
इस पे यानी आपका ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ये होगा उसका। अब देखें कंज्यूमर ने जब उसकी प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई है तो उसने क्वांटिटी ऑफ एक्स कम खरीदना शुरू कर दिया है, जबकि बाय द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसने एक्स गुड को ज्यादा परचेज किया है। यानी पहले देखो ये क्यू पॉइंट यूज कर रहा था, अब वो यहां पे यूज कर रहा है, तो यानी एक्स को उसने ज्यादा परचेज किया है। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीज द इनकम इफेक्ट इनकरेज द कंज्यूमर टू परचेज लेस ऑफ द गुड। कौन सी गुड? यानी जब इनकम बढ़ जाएगी तो वो इंफीरियर गुड को कम परचेज करेगा। एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकरेज द कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ द गुड्स। तो ये ऑप्शन मुझे ज्यादा सूट लगती है, ए ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन में देखें, ये वही बात बता रही है कि जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर्स एक्स गुड को कम परचेज करेगा, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो ज्यादा करेगा। इनकम इफेक्ट इनकरेज द कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ द गुड एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकरेज द कंज्यूमर टू परचेज लेस ऑफ द गुड। ये रॉन्ग है। सी बोथ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकरेज, ये बाकी सारी रॉन्ग है। पढ़ लेना इनको वीडियो को पॉज करके। 13 है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द बजट लाइन शुड बी द सेम। अब ये वही पीछे भी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सपोज ये हमारी एक्स गुड है, ये वाई गुड है, तो ये हमारी बजट लाइन है और ये सपोज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो पहली कंडीशन है ना, दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, दूसरी होती है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो उसको हम बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है, ये मैंने आगे बताया भी हुआ है, अगर आपकी जो आईसी है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब सपोज ये देखें, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और एक ये इंडिफरेंस कर्व है, ये वाली, तो इसमें ये वाली जो कंडीशन है ये सफिशिएंट कंडीशन है, यानी आपकी इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। 14 द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम लेफर कर्व बोलते हैं। लेफर कर्व क्या होती है? टैक्स रेट और टैक्स रेट के ज्यादा करने से जो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं लेफर कर्व। तो इसकी वजाहत थोड़ी सी अब समझ लें। ये एक्स एक्सिस पे टैक्स रेट है और वाई एक्सिस पे टैक्स रेवेन्यू है। सपोज टैक्स जब 1 है, ये 1% बात कर लें, तो आपको रेवेन्यू ये हो रहा है। जब टैक्स रेशो आप ज्यादा करेंगे तो आपको रेवेन्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी तरह और ज्यादा टैक्स रेशो करेंगे, 3 कर देंगे तो रेवेन्यू भी ज्यादा हो जाएगा। जब 4 करेंगे तो रेवेन्यू आपको मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर फिर भी आप टैक्स को इंक्रीज किए जा रहे हैं तो अब आपको क्या होगा? रेवेन्यू आपका कम होना शुरू हो गया। इसी तरह और भी अगर टैक्स आप इंक्रीज करेंगे तो और भी आपका रेवेन्यू कम होता चला जाएगा। यानी लेफर ने कहा था कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट को इंक्रीज करते हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट बिकम अ मैक्सिमम। आफ्टर दिस अगर हम टैक्स रेट को इंक्रीज करें तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द लेफर कर्व। द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द प्राइस ऑफ लेबर एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड। आपको पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। पहला है जी लैंड, दूसरा है जी लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। जो लैंड होती है इसको हमेशा रेंट पे किया जाता है और जो लेबर होती है उसको हम
वेजेस पे करते हैं, जो कैपिटल होता है उसको हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रॉफिट पे किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेबर और बिल्डिंग, ये बेसिकली यहाँ पे लेबर नहीं है, ये लैंड है। ये लैंड, मैं यहाँ पे गलत लिख गया हूँ, ये लैंड है। लैंड और बिल्डिंग को क्या पे किया जाता है, तो ये बेसिक इन रेंट पे किया जाता है। बी ऑप्शन रेंट है, तो ये लेबर नहीं है, ये लैंड है। 16 क्वेश्चन, द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड। तो पहला 5 साला मंसूबा ये 1955 से 1960 तक चला है। तो ये 1955 में ये शुरू हुआ है हमारा पहला 5 साल प्रोग्राम। 17, अकॉर्डिंग टू हेक्चर ऑयल एंड बेस कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। बेसिकली हेक्चर और ऑयलन दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनकी अलग अलग थीरीज हैं, लेकिन आफ्टर दिस इनको कंबाइन कर दिया क्योंकि इनकी दोनों की सेम थीरीज थी। तो इन्होंने ये थीरी दी थी, इनको इंटरनेशनल ट्रेड में मॉडर्न थीरी का नाम भी दिया जाता है। हेक्चर ऑयल थीरी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। इसमें 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर और कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द एचओ मॉडल कि एक जो कंट्री है या तो वो लेबर इंटेंसिव हो सकता है या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है। लेबर इंटेंसिव जो कंट्री है वो लेबर को एक्सपोर्ट करेगी, और जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है क्योंकि उसमें कैपिटल अबंडेंस है इसलिए वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करेगी। तो इनमें क्या है, डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट्स, यानी फैक्टर्स की वजह से जो डिफरेंस है ये हेक्चर ऑयल थ्योरी में बताया गया है। 18, इन इकोनॉमिक्स द टर्म व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस है इसका मतलब कितने हम रिसोर्सिस को एलोकेट करें, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सिस। 19, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली ये हमारा होता है आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट। ये आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट, तो ये बी ऑप्शन है, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल द आउटपुट राइज। अब आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो बेसिक थीरीज पढ़ी थी उसमें एक केन्स की थीरी थी, in 22 MCQs in macroeconomics when the interest rate fall the output rise। तो ये हिक्स ने एक थ्योरी दी थी IS-LM फ्रेमवर्क। तो IS कर्व क्या होती है, बेसिकली इनकम और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये IS कर्व है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली किसने, IS कर्व है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है। तो ये ए ऑप्शन यहां पे राइट है। जबकि LM कर्व क्या होता है, LM कर्व में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी आउटपुट GDP का और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हुई है। इफ अ फर्म डिजायर टू मोर आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द कंडीशन विल फॉलो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर फर्म ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाह रही है तो वो किस सूरत में पॉसिबल है, अगर प्राइसेस उसकी ग्रेटर देन हो मार्जिनल कास्ट, यानी प्राइसेस ज्यादा हो उसकी जो हर एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट है, तो वो अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्शन को फर्म आउटपुट बढ़ाएगी। प्राइसेस आर ग्रेटर देन एवरेज कास्ट, अगर प्राइसेस एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा है तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज राइट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग
तो हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एनालिसिस और दूसरा होता है नॉर्मेटिव एनालिसिस। नॉर्मेटिव एनालिसिस में हम डिसीजंस लेते हैं और पॉजिटिव एनालिसिस में हम एज इट इज जो है ना वो स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड, तो ये हमारी नॉर्मेटिव एनालिसिस है। When marginal utility is zero, the total utility will be। अब देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 24 एन इकोनॉमिक स्टेट वे रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीएलोकेट टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। अब देखें बेसिकली ये प्रीटो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो उन्होंने प्रीटो का वर्ड डी इसमें डाला हुआ, जस्ट एफिशिएंसी लिखा हुआ है। तो ये एफिशिएंसी ये कि एक कंज्यूमर अगर वो बेटर ऑफ हो रहा है, इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो रहा है, तो दूसरा इंडिविजुअल उसकी वजह से वर्स ऑफ होगा, तो ये एफिशिएंसी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 25 last question of this video, the elasticity demand of durable good is। ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि ये खराब नहीं होती, ये जितनी देर मर्जी पड़ी रही, इसलिए इनकी मोर इलास्टिक होती है, यानी इनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और जो खराब चीजें हो जाती हैं उनके इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। मसलन देखें जिस तरह दूध है, दूध एक दिन के बाद खराब हो जाता है, फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस पार्ट 2 ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 2020। थैंक यू।